हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 10 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 10 हमारा पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो पॉवर्टी के ऊपर तो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी की, यानी कि अब से मेरे हिसाब से ये वीडियो और इससे नेक्स्ट वीडियो ये बनेगी इनइक्वालिटी के ऊपर, और इन दो वीडियो हमारा जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी की बात हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और उम्मीद है आप हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे हो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही क्लियर हो जाए। फिर भी कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर जो क्वेश्चन पेपर आप सेंड करते हो वो या तो आप मेरी मेल पे सेंड कर दिया करो, फिर यहाँ पे सेंड कर दिया करो। मेल आईडी मिल जाएगी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, और आपको वहां पे इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जो भी कोई डाउट होगा या फिर जो भी बात होगी वो डायरेक्टली मेरे साथ होगी। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट क्या है हमारा? मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। तो समझते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हर एक चैप्टर का जो कंटेंट है वो मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करके अब वहां पहुंच जाएंगे जहां पे इस वीडियो का या फिर इस कंप्लीट चैप्टर का कंटेंट मौजूद मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आता है हमारा मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि मैं वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूं। तो जो बच्चे नोट्स नहीं ले पाएंगे या फिर नोट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लेना हर चैप्टर के विद सॉल्यूशंस, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं। अब आता है हमारा मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी की बात शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। इनइक्वालिटी का मतलब एक तो होता है कि हिस्ट्री की सेंस में, जहां पे हम बात करते हैं कि भाई किसी रेस को लेके भेदभाव हो रहा है, जेंडर को लेके हो रहा है, या फिर आपके बैकग्राउंड को लेके हो रहा है, रीजंस को लेके हो रहा है, तो वो सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसे की टर्म्स में। पैसे की टर्म्स में एक इनइक्वालिटी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी डिफरेंस क्या है वो समझते हैं कि जहां पे रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, और है तो किस हद तक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनइक्वालिटी। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। पॉवर्टी तो है ही मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं इंडिया का ही। इंडिया में क्या है? इंडिया में रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है, भरपूर रिसोर्सेज मौजूद है इंडिया में। वो अलग बात है कि और भरपूर होते, लेकिन कुछ राजा थे, ठीक है, पता नहीं किस किस्म के राजा थे वो, उन्होंने साल उठा दिया अंग्रेजों के हवाले, ठीक है, मतलब लूट के लेके सब कुछ। पर हाँ, अभी भी है कि रिसोर्सेज की कोई खास कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है? इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि देखो 90% रिसोर्सेज 10% लोग लेके बैठे हुए हैं, और 10% रिसोर्सेज 90% लोगों के पास है। तो इनइक्वालिटी कैसे नहीं होगी मेरे भाई? जरूर होगी, है ना। तो वो चीज यहां पे देखने को मिलती है। तो मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि किस हद तक क्या जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जो इनकम है, जिसका हम रिसोर्स का मतलब यहाँ पे मतलब क्या समझते हैं? इनकम से। क्योंकि अब जो है सबसे तगड़ा सोर्स का है रिसोर्सेज का? इनकम। क्योंकि जिसकी इनकम अच्छी होगी, अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिसोर्सेज वो खुद एक्वायर कर लेगा, क्योंकि आजकल हर एक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ठीक है। हाँ, अब ये कोई ज्ञान मत देना कमेंट बॉक्स में, भैया खुशियां नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रिसोर्सेज की बात करूं। तो रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या आता है हमारे पास? इनकम। तो अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्वालिटी मौजूद है। एक मिनट, चलो अब देखते हैं आगे। तो इसमें क्या है हमारे पास? तो मैंने चीज तो समझ ली इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। अब आगे क्या लिखा है वो समझते हैं। तो रिलेटेड कंसेप्ट्स आर लाइफ टाइम इनइक्वालिटी। अब देखो, अब यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या है? एक तो लाइफ टाइम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकम का जो रेशियो है वो कैसा है पूरी जिंदगी में, मतलब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा पहले इकोनॉमी, पहले क्या आज भी, दो टाइप की होती है। एक तो होती है सोशलिज्म।
सोशलिज्म, और एक क्या थी हमारी कैपिटलिज्म। अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो सोशलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। लेकिन इसके अपने डिसएडवांटेज हैं, इसके अपने हैं। अगर मान लो सबके पास रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो कोई भी अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश क्यों करेगा, कोई भी फालतू रिसोर्सेज एक्वायर क्यों करेगा, कोई बिजनेस खड़े क्यों करेगा, कोई भी रिस्क क्यों लेगा, ये सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम बात करूं कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जहां पे हम ध्यान देते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे, पैसा कमाने पे, प्रॉफिट मोटिव रखते हैं हम अपना, जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म फॉलो करता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब ना तो वो कंप्लीटली सोशलिज्म फॉलो करती, ना कंप्लीटली कैपिटलिज्म फॉलो करती। जहां लगता है गवर्नमेंट को कि प्राइवेट सेक्टर आनी चाहिए, वहां प्राइवेट सेक्टर है, जहां गवर्नमेंट को लगता है वेलफेयर करना है, वहां पे सोशलिज्म भी फॉलो करती है इंडिया की गवर्नमेंट। तो वो ये बात आती है यहाँ पे। तो पहली चीज क्या है, रिलेटेड कंसेप्ट आर लाइफ टाइम इनइक्वालिटी। मतलब लाइफ टाइम इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इनकम है वो किस लेवल पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी जिंदगी में, ध्यान रखना इस बात का। तो इनइक्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनकम ओवर देयर लाइफ टाइम, उनकी पूरी जिंदगी में। तो वेल्थ इनइक्वालिटी, इसके बाद क्या था हमारा वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी कि जो भी आपके पास वेल्थ मतलब क्या, तो संपत्ति, यानी कि जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो अनइक्वल हैं या इक्वल हैं, मतलब कंपेयर करें अगर उन्हें बाकी लोगों से तो इक्वल आते हैं, अनइक्वल आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स एट अ गिवन टाइम, की किसी भी टाइम में जो लोगों के पास वेल्थ है, जो भी संपत्ति है, वो किस लेवल पे है। अब देखो आप, कई लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लायक भी पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनके पास मैं क्या बोलूं कि एक अंत लेवल का पैसा पड़ा हुआ है, बहुत ही बड़े लेवल पे। ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरलास, है ना। तो वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, काफी बड़े लेवल पे इनइक्वालिटी चल रही है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो रिसोर्सेज की बात हो गई कि भाई रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो सबको प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, यानी कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमें बात क्या आती है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई अब किसी में भी इनइक्वालिटी चल सकती है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं होनी चाहिए कि जो पर्सन कैपेबल है, उसके पास स्किल्स हैं और वो खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको आगे बढ़ने के मौके प्रॉपरली मिलने चाहिए। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इंपैक्ट ऑन इनकम ऑफ सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, लोग पैसे की वजह से अपॉर्चुनिटी भी खो देते हैं। आप बहुत सी फील्ड में से देखा होगा जहां पे आपके पास आगे बढ़ने का ऑप्शन तो होता है, लेकिन प्रॉपर पैसा ना होने की वजह से आप उस फील्ड में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे भी इनकम का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई जिनके पास पैसा होगा, इनकम होगी, ठीक है, नेम फेम होगा, वो कर लेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं आपको। अब बॉलीवुड देख लो, वहां पे नेपोटिज्म चलता है हमारे पूरा, एक्टिंग आए ना आए, लेकिन एक्टर्स के बच्चे क्या बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं, उन्हें फिल्में मिल रही है। फिल्में चाहे वो कितनी फ्लॉप कर ले, उन्हें फिल्में मिल रही है। क्यों मिल रही है, खामा मिल रही है फिल्में उन्हें, ठीक है। मतलब एक्टिंग के नाम पे कलंक करके आ जाते हैं मूवी के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पे, नेपोटिज्म चल रहा है पूरा। वही जो था ना सिस्टम, राजशाही सिस्टम, कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही सेम सिस्टम चल रहा है यहाँ पे भी। तो वो बात यहाँ पे भी है। तो ओवर विच इंडिविजुअल्स हैव नो कंट्रोल, जहां पे किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, सच एज फैमिली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब ऐसे भाई किसी के हाथ में थोड़ी ना है वो किस परिवार में पैदा होगा, किसी के हाथ में भी नहीं है चीज, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वो किसी के हाथ में नहीं है, जेंडर किसी के हाथ में नहीं है, एथनिसिटी ये किसी के हाथ में नहीं है। मतलब अब ये थोड़ा मैं कह सकता हूं कि भाई हमको मेल ही होना था या फीमेल ही होना था, नहीं, ठीक है। तो वो चीजें आती हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि इनइक्वालिटी का बेसिक सा मतलब क्या होता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात क्या है, कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कॉजेज क्या है इनइक्वालिटी के, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉजेज में एक तो हमारे पास है ग्लोबल फैक्टर्स। तो दो ही कॉजेज हैं, एक तो कोई कंट्री जो खुद जिम्मेवार है अपने फैक्टर्स की वजह से, वो क्या नाम है, अपने फैक्टर को लेकर जिम्मेवार है। दूसरा क्या था हमारा ग्लोबल फैक्टर, यानी कि ग्लोबली कैसे अफेक्ट होते हैं हम। अब इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपने देखा भी होगा, अब जो है वो युग आ गया है टेक्नोलॉजी का, एआई आ चुका है, ठीक है। हमने सबसे फालतू चेंजेस देखे हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं ना जेनजीज, अब उन्होंने सबसे फालतू चेंजेस क्या देखे हुए हैं यहाँ पे, क्या नाम है, 2000 से लेके मतलब जो हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें हमने सबसे फालतू चेंजेस देखे हैं।
अब तक 2024 चल रही है, आप ही देखो, हम लोग कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन पे आ गए, ठीक है, हट अब एआई भी आ चुका है। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अब इसमें क्या है, तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की वजह से यहाँ पे भी एक दिक्कत होती है, वो क्या पैदा होती है, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे भाई, जो उन स्किल्स को सीख लेगा, जो अडॉप्ट कर लेगा, वो बंदा पैसे कमा लेगा, रिसोर्सेज हैं उसके पास फिर, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो उन स्किल्स को नहीं सीख पाएगा, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। अब सपोज करो पहले के जमाने में मुनीम काम करते थे, आजकल अकाउंट सारा काम किस पे होता है, लैपटॉप पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। अब जिनको वो काम करना नहीं आएगा, जिनको वो एप्स यूज करने नहीं आएंगे, क्या उन्हें कोई जॉब प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या बोलेगा, मैं कॉपी में अकाउंट्स बनाऊंगा बैठ के? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अपने आप को चेंज कर लेता है, उसके लिए मार्केट खुली हुई है पूरी तरीके से, उसके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिनके पास है ही नहीं वो स्किल्स, मतलब वो टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पा रहे, तो वो भाई मार्केट से बाहर ही हो जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे यहाँ पे गरीबों के खड्डे में। इसके बाद हमारे पास क्या था, दूसरा पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, अभी एक और मेजर प्रॉब्लम है। अब जो है कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले क्या था, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है एक इकोनॉमी के अंदर काम करती थी। अब क्या है, हम खुद भी अपनी जो ब्रांचेस हैं, मान लो कोई डोमेस्टिक कंपनी जो है वो अपना ब्रांच अगर फॉरेन कंट्री में खोलना चाहे तो खोल सकती है, और कोई फॉरेन कंट्री यहाँ पे आके भी अपनी ब्रांचेस खोल सकती है। नहीं, कंपटीशन बढ़ चुका है। इसका बेनिफिट किसको है, कंज्यूमर को है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रोड्यूसर को बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी नहीं है। कंज्यूमर को क्यों नहीं है, यहाँ पे एक मैं कंज्यूमर को डिसएडवांटेज समझाता हूं आपको। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, और वो ये है कि कंज्यूमर को बेनिफिट ये है कि कंपटीशन की वजह से जो कंपनी के प्रोड्यूसर्स हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को मिलता है, प्राइस को लेके, फीचर्स को लेके। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि भाई अगर मान लो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए, वो जैसे अंग्रेज लेके आए थे, पहले क्या था, जो पीजेंट्स थे या फिर जो हमारे जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो आराम से या फिर आराम से कुछ भी चीजें बना के, डिजाइन वगैरह बना के, यानी कि जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो पैसे कमाते थे। लेकिन दिक्कत क्या है, अंग्रेज आए, उन्हें वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आए, तो हर एक चीज क्या हो गई, मशीनों से होने लग गई। और जब हर एक चीज मशीनों से होगी, सिंपल सी बात है, कोई किसी पर्सन को क्यों हायर करेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं मशीन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है काम करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, थकेगा भी नहीं, जितना मर्जी काम करवा लो, उसे फ्यूल प्रोवाइड करो, काम करता रहेगा वो। तो उन चीजों की वजह से क्या हुई, लोगों की जॉब जाने लग गई, और जो कि जा भी रही है, और जिसका एक मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है पूरी इकोनॉमी पे। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा कमोडिटी प्राइस साइकिल्स। अब जो प्राइस के साइकिल्स हैं, यानी कि प्राइस, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता रहता है, उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलता है हमें किसके अंदर, यहाँ पे कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कंट्री फैक्टर्स। अब कंट्री के फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अब ये क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो डिस्कस करते हैं। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है, यानी कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस लेवल पे डेवलप्ड है। अगर वो अच्छे लेवल पे डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बेटर हैं, और हर एक पीपल जो है अपने आप को अच्छे तरीके से सस्टेन कर पा रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मैंने क्या कई बार एग्जांपल दिया भी है, अमेरिका में वो लोग गरीब माने जाते हैं जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, सच पता तो होगा ही। इंडिया में देखो आप, इंडिया में क्या है, या तो हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास ही गाड़ी को अफोर्ड कर पाते हैं, लोअर क्लास तो कभी गाड़ी को मैनेज ही नहीं कर पाता। ये बुरा हाल है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, और हम क्या है, हम अंडर डेवलपिंग है, हम अभी डेवलप कर ही रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब ज्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, वो चीज। पॉलिसीज भी जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, जैसे कि बहुत सारे लेबर मार्केट कैसी है, प्रोडक्ट कैसे हैं, वो सारी चीजें अफेक्ट करते हैं किस चीज को, यहाँ पे जैसे मान लो फिजिकल पॉलिसी है, ये भी अफेक्ट करती है। रिडिस्ट्रीब्यूटिव, अगर मान लो कि रिसोर्सेज जो है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसे किस लेवल पे किया गया, उससे पता लगता है कि इनइक्वालिटी है या नहीं है। दूसरा जो लेबर मार्केट है, अब डीरेगुलेशन ऑफ लेबर मार्केट्स। इस बात का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अब देखो सबसे ज्यादा परेशान जो है वो कौन है, लेबर्स। क्योंकि पहली बात, अगर मान लो मैं इंडिया का एग्जांपल दूं, तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे है। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है लेबर्स की, लेकिन डिमांड है नहीं। तो हो क्या रहा है कि लोग जो है वो सस्ते में भी काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल, चाहे उन्हें पसंद हो काम, चाहे ना हो, किसी भी हालत में करना पड़ रहा हो, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा भी हो, फिर भी परेशान है, ठीक है। और कम से कम सैलरी मिल रही है उन्हें, यानी कि उन्हें 12 घंटे 14 घंटे काम करवाया जा रहा है, सैलरी क्या मिल रही है उनसे, मिनिमम। तो ये सब चीजें क्या है यहाँ पे, डीरेगुलेशन ऑफ लेबर मार्केट्स की। लेबर जो मार्केट्स हैं वो क्या है, डीरेगुलेशन है, उनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अब जैसे मर्जी वर्किंग कंडीशंस में काम करवाओ, ठीक है, जितनी मर्जी वेजेस दो, वैसे वो अलग बात है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट किसको पता अंदर क्या हो रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को लेके भी यहाँ पे इनइक्वालिटी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे,
मेजर्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो मैंने 4 ही मेजर्स के ऊपर बात करी इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 4 या 5 और मेजर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में इनइक्वालिटी कैसी है, थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब यहां पर देखो तो मेजर्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अब ये क्या है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। पहला हमारे पास कहता है रेंज। अब इस रेंज का मतलब जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी उन्हें पता होगा, स्टैट्स में क्या था, रेंज रहने तरीका होता था एक। अब ये स्टैट्स क्या होता है, मान लो आपके पास कोई भी एक डाटा दे दिया है, एक सीरीज दे दी है। सपोज करो मैंने दे दिया आपको 10 बच्चों के नंबर, कि 10 बच्चों के नंबर 20 में से ये आए हैं, 15, ठीक है, 16, कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से, 18, 9, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने लिया यहाँ पे 19, ठीक है, तो 19 हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर लिया मैंने। तो जो रेंज होती है ना वो हमेशा क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू। ये क्या होती है, हमारी स्टैट्स का फॉर्मूला होता है इसका रेंज निकालने का। हमेशा हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते ही रेंज आती है आपकी। तो ऐसे ये एक तरीका है इनकम की इनइक्वालिटी चेक करने का। इसका मतलब क्या है कि आप उस पर्सन की इनकम निकालो जो लोएस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, यानी कि जिसकी इनकम कंट्री में सबसे कम है, उनसे कंपेयर करो जिसकी इनकम सबसे फालतू है। यानी कि आप एक बिल्कुल गरीब जो बेचारे जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है उसकी इनकम कंपेयर कर रहे हो अंबानी से, टाटा से, तो कितना डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये अब इसका एडवांटेज क्या है पहले वो देख लेते हैं। सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड, ये जो मेथड है वो काफी सिंपलेस्ट और इजीएस्ट भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के, इग्नोर्स ऑल अदर ऑब्जर्वेशन। बाकी ऑब्जर्वेशन कहां गए मेरे भाई, जो मिडिल क्लास वाले थे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में पता भी नहीं कर पा रही कि कौन सबसे नीचे बैठा हुआ है, कौन उससे ऊपर है, कौन उससे ऊपर है, तो बाकी ऑब्जर्वेशन तो रह गई ना, तो एक्सेप्ट 2 के अलावा, तो वो यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो फ्लक्चुएशंस जो हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, सैंपलिंग एंड आउटलायर्स। दूसरा हमारे पास क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इनको उन्होंने पढ़ा होगा जिन बच्चों के पास स्टैट्स थी, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक था जो मैंने करवाया हुआ है अपनी शायद मेरे हिसाब से पहली सीरीज के अंदर, जो मेरी पहली सीरीज थी बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वहां पे मैंने सिखाया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीओवी निकालते कैसे हैं। इसको ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्चुएशंस किस लेवल पे है, कि किस लेवल पे इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, कि जो टॉप पे बैठे हुए हैं उनकी इनकम कितनी ज्यादा है, जो नीचे है उनकी इनकम कितनी कम है, कंपेयर करना। तो उसके लिए हम इस मेथड की हेल्प यहाँ पे लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, द प्लाज्मा रेशियो। अब ये द प्लाज्मा रेशियो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो बहुत सारे से क्या है, द प्लाज्मा रेशियो। अब वो क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट पे, ठीक है। जो हमारा क्या है, जोस जैब्रियल, ये नाम अपना चेक कर लेना, प्रोनाउंसिएशन नाम की, और पल्मा, मतलब पल्मा इनके नाम पे आया था ये प्लाज्मा रेशियो, ठीक है। होता क्या वो समझते हैं, इट इज रेशियो ऑफ नेशनल इनकम शेयर्स ऑफ रिचेस्ट 10% हाउस होल्ड टू बॉटम 40%। अब ध्यान रखना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेशियो किसकी बात करते हैं, तो मेन चीज तो ये दी किसने, तो कोई पूछेगा यहाँ पर लोग एग्जाम में, हो सकता है कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ भी ले, ठीक है, बाकी देख लेना। तो इट इज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम शेयर्स ऑफ रिचेस्ट 10% हाउस होल्ड टू बॉटम 40%। मतलब ये कंपेयर करते हैं हम इनकम यहाँ पे किसकी, नेशनल इनकम किसकी, 10 मतलब रिचेस्ट 10% लोगों की, वो भी किससे, बॉटम के 40% लोगों से, कि भाई जो ऊपर के 10% लोगों की इनकम है वो नीचे वालों की 40% के बराबर भी आ रही है या नहीं आ रही है। पता लगा कि भाई ऊपर 10% जो है 40% से भी नीचे वालों की से बहुत ज्यादा है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत का यहाँ पे दिक्कत बन सकती है। तो उससे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा रेशियो, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। फोर्थ में क्या आता है, 20-20 रेशियो। अब इसे भाई वो मत समझ लेना 20-20 बिस्किट, ठीक है, रेशियो है, रेशियो, ठीक है, मेथड है, रेशियो है, वो क्या हमारा वो समझते हैं। तो मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी, तो क्या मेजर करते हैं इनकम की इनइक्वालिटी कैसी है, कंपेयर्स एवरेज इनकम ऑफ रिचेस्ट 20%। तो ये कंपेयर किसको करते हैं, रिचेस्ट 20% को, यानी कि टॉप पे जो 20% लोग बैठे हैं उनको, वो भी किससे चेक करते हैं यहाँ पे, पुअरेस्ट 20% ऑफ सोसाइटी से। यानी कि जो बिल्कुल नीचे के 20% लोग हैं, पुअरेस्ट 20% लोग हैं, और जो ऊपर के टॉप रिचेस्ट 20% लोग हैं उनके रेशियो को क्या बोलते हैं 20-20 रेशियो। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, याद रहेगा आपको सीधा 20-20 रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, और हमारी इकोनॉमी की किसी भी इकोनॉमी की जो यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी है या फिर जो यहाँ पे एक बहुत बड़े पॉवर्टी उसमें फंसी हुई है, दिक्कत में फंसी हुई है, तो वो सारी एक यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दो ही प्रॉब्लम है, या तो पॉवर्टी या इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है पॉवर्टी का। तो अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो की, जहां हम बात करेंगे कुछ और मेजर्स के बारे में, और फिर इंडिया में इनइक्वालिटी किस लेवल पे वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उसके अगली वीडियो देखना मत भूलना। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।
हो सकता है मैं रिप्लाई करना भूल जाऊं या फिर रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं कमेंट पढ़ता जरूर हूं, और जब पढ़ता हूं तो उसके लिए जो भी आपने सेशन दिए होते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करता हूं। तो आपके सजेशन जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, जो भी सजेशन हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर उसके मुझे आप इंस्टा फॉलो भी कर लेना, वहां पे भी आप मुझे पर्सनली जो भी कोई दिक्कत हो वो बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके अदर कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है, जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर जरूर कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।